आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ऑपरेशंस कवर करूंगा, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। तो आज हम बात करेंगे वीरता की। इजराइल की फोर्सेस दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से एक है, नो डाउट। ऑपरेशन एंटेब या जिसको ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी बोला जाता है, ये वीरता की कहानी है इजराइल की। इजराइल ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया, शानदार। ईदी आमीन के घर में घुस के उसको धूल चटा दी, बंधकों को छुड़ाया। पूरी दुनिया ने मदद करने से मना कर दिया, लेकिन इजराइल की फोर्सेस पीछे नहीं हटी। शानदार। यह ऑपरेशन कैसे हुआ, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये युगांडा में है, एंटेब एयरपोर्ट। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को 4 जुलाई 1976 को कंडक्ट किया। आप समझिए कि 106 हॉस्टेजेस थे, जिसमें से 102 को बचा लिया गया। 7 लोगों की जाने गई। आज इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उनका बहुत गहरा कनेक्शन था इस, पता है कैसे? बेंजामिन नेतन्याहू के जो पिताजी थे, उनके 3 बेटे। इनके पिताजी काफी पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, तो उनके 3 बेटे थे। पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरे थे इड्डो नेतन्याहू, और तीसरे थे योनेथन नेतन्याहू। योनेथन नेतन्याहू इसके इस ऑपरेशन के चीफ कमांडर थे और शहीद हो गए थे। फर्ज के लिए योनेथन नेतन्याहू ने अपनी जान दे दी थी इस ऑपरेशन में। तो इसीलिए वो थंबनेल में भी लिखा है वीरता की कहानी। चलिए बात करेंगे। तो ऑपरेशन एंटेब, मास्टर स्ट्रोक ऑफ इजराइल। और चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, एकदम ग्रोथ रुकवा दिया। अब ऐसा ना करो, वापस मैं आ गया हूं यूट्यूब पे, बढ़िया कंटेंट दूंगा। इंस्टा पे आओ, टेलीग्राम पे आओ। तो ये है भैया ऑपरेशन एंटेब, एंटेब एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये है इजराइल, आपको पता ही है। इसका अगर बैकग्राउंड की बात करें तो दोस्तों देखिए, इजराइल और पैलेस्तीन में जंग है। पैलेस्तीन और इजराइल कभी पीस हो ही नहीं सकता जब तक ये लोग साथ में बैठेंगे नहीं। हुआ क्या, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। युगांडा में इस समय था इदी अमीन, जिसको अफ्रीका का हिटलर बोला जाता था। इदी अमीन के बारे में मैंने बताया, पूरी बायोग्राफी कवर की है। इदी अमीन 6.5 फीट का एक राक्षस, जिससे लोग थर थर कांपते थे। टॉप 5 डिक्टेटर्स में, हिंसक डिक्टेटर्स जिन्होंने बहुत लोगों की जान दी, उसमें इदी अमीन हमेशा नंबर 1 नंबर 2 पे रहेगा। इदी अमीन वो इंसान था जिसने युगांडा की सत्ता को हथिया लिया। पहले एक खान सामा था, फिर फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल अच्छा खेलता था। युगांडा क्योंकि ब्रिटिश के अंडर था, मिलिट्री में आया, और उसके बाद इसने युगांडा को अपने कब्जे में कर लिया। 5-6 साल युगांडा पे इसने राज किया। और वो दोस्तों एक काला इतिहास रहा है, क्योंकि इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, भारतीयों पे भी बहुत खतरा मंडरा गया था। और इदी अमीन के बारे में यह भी बोला जाता ना कि इंसानों का मांस खाता था। इसके फ्रिज में बाकायदा इंसानों के शव के मांस पड़े होते थे। कई ऐसी कहानियां जो है वो सामने आई हैं। तो युगांडा में वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और युगांडा के इदी अमीन आतंकियों को सपोर्ट भी करते थे। ये पहला हो गया। आप सोच रहे हो ना कि युगांडा में क्यों हुआ, युगांडा में ऐसा कौन सा आतंकवाद है? युगांडा में इदी अमीन थे। दूसरा पॉइंट ये है पैलेस्तीन। पैलेस्तीन क्या? पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। देखिए, 1948 से पहला अरब इजरायली वॉर हुआ। कई बार मैं इसकी बात कर चुका हूं दोस्तों, 2-2 3-3 घंटे के सेशंस लिए हैं मैंने, तकरीबन 40 से 50 लेक्चर से। आप देख लीजिएगा पूरा बैकग्राउंड, मैं एक एक चीज नहीं समझाऊंगा। इसराइल को अपनी जमीन मिल गई, लेकिन पैलेस्तीनियों का क्या भाई? ये जो इजराइल है, ये पूरा इजराइल, इसमें यहूदियों का थोड़ी ना है। इसमें ये वेस्ट बैंक हो गया और ये गाजा स्ट्रिप हो गया, यहां पे तो राज है पैलेस्तीन। तो धीमे धीमे पैलेस्तीन का एरिया और छोटा होता गया, और 1967 में 6 डे वॉर के बाद पैलेस्तीन बिल्कुल सिकुड़ गए। तो अब दोस्तों पैलेस्तीन की आजादी के लिए एक संगठन खड़ा हुआ, जिसको सारे अरब मुल्कों ने सपोर्ट किया। इसको बोला जाता था पीएलओ, पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लीडर थे यासिर अराफात। यासिर अराफात जो थे वो पीएलओ पे, और पीएलओ हाईजैकिंग के लिए, बॉम्बिंग्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। इसको एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित किया गया था, और इसमें शामिल था पीएलएफपी। ठीक है,
पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। ये तो पैलेस्तीन के लिए, पैलेस्तीन में जितने भी आतंकी संगठन थे वो करते थे, हाईजैक कर लेते थे, बम छोड़ा दिया, ये सब बड़ी आम भाषा, आम चीज थी वहां पे। तीसरा पॉइंट है इजराइल। अब आप बोलेंगे सर इजराइल को ही क्यों? इजराइल, देखिए जो हॉस्टेजेस थे ना उसमें इजरायली ज्यादा थे। जानबूझ के इस प्लेन को टारगेट किया गया क्योंकि इसमें यहूदी ज्यादा थे, ताकि एक दुनिया को मैसेज जाए कि अगर पैलेस्तीन पे कब्जा करने की कोशिश करोगे तो तुमको खत्म कर देंगे। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन एंटेप की। ये एक रेस्क्यू मिशन था, युगांडा में पूरा का पूरा हुआ 4 जून 1976। यार पता नहीं मुझे हो कि एक्चुअली जब भी मैं स्लाइड बदलता हूं ना तो एरो चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं, इसमें मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं। तो 1976 को ये ऑपरेशन हुआ 4 जुलाई। अब आप देखिए 248 पैसेंजर थे इस प्लेन में, एयर फ्रांस का ये प्लेन था, ये फ्रांस का प्लेन था। 27 जून को ये उड़ा, 27 जून को इसको हाईजैक किया गया बाय द मेंबर्स ऑफ पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन एंड द जर्मन रेवोल्यूशनरी सेल्स। अब ये गया एंटेप पे, पहले ये लीबिया गया, उसके बाद ये एंटेप पे गया, और दोनों ही जगह जहां जहां ये गया वहां वहां पे डिक्टेटर्स थे। होता क्या है कि जब भी आतंकी प्लेन को हाईजैक करते हो अपनी धरती पे ले जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो युगांडन्स थे उन्होंने हाईजैकर्स का पूरा सपोर्ट किया। अब पूरी दुनिया सकते में, चाह के भी वो इजराइल की मदद नहीं कर पा रहे थे, पूरी दुनिया सकते में कि भाई ईदी अमीन हाईजैकर्स का कैसे सपोर्ट करा, इसका मतलब आप आतंकवाद के साथ हो। अब उसके बाद हाईजैकर्स ने नॉन इजरायलीज को तो छोड़ दिया, जो इजराइल के नहीं थे उनको तो छोड़ दिया, लेकिन इजरायलीज को बंधक बना लिया। 47 नॉन इजरायली हॉस्टेजेस को दोपहर तक छोड़ दिया गया, ऐसा था। उसके बाद 101, टोटल 248 थे, 101 नॉन इजरायली यानी कि टोटल 248 में से 148 लोगों को छोड़ दिया जो कि नॉन इजरायली थे। बाकी 100 लोग जो कि इजरायली थे, यहूदी थे, उनको बंदी बनाया गया along with non-Jewish pilot कैप्टन बैकॉस। ये था। अब हम बात करते हैं कितनी ज्यादा दिक्कत थी। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है जब छोड़ा गया था, कितने कुछ है भैया, हाईजैक की कंडीशन है, एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, ऐसा था। 27 जून 1976 एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 एयरबस क्या, बड़े प्लेन जो होते हैं, एयरबस A300, रजिस्ट्रेशन ये तेल अवीव इजराइल से 246 पैसेंजर्स को लेके उड़ा, ठीक है, जिसमें 12 क्रू भी थे। अब 58 पैसेंजर्स एथेंस एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे। टोटल मतलब 248 थे, 58 पैसेंजर्स ये पहले उड़ा, ठीक है, तेल अवीव से, और इसको जाना था पेरिस। पेरिस में ग्रीस पड़ता है ना रास्ते में, तो ग्रीस पे ये लैंड किया। तो सर एक बात बताइए, ये जो हाईजैकर्स थे, क्या इनको अथॉरिटीज को पता नहीं चला क्या कि ये हाईजैकर्स हैं? ऐसे कैसे हाईजैकर्स? बेटा उस समय इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, ठीक है, ये 1976 की बात है, तो सिक्योरिटी थी नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा हाईजैकिंग। आज तो बहुत ज्यादा नामुमकिन है, आज हाईजैकर छोड़िए, अगर आपके पास कुछ जरा सा भी कोई ऐसा हथियार हो, ठीक है, तो वहीं पे पकड़ लिए, एयरपोर्ट जाने से पहले ही पकड़ लिए जाओगे। 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे ये टेक ऑफ करता है 27 जून को। अब जैसे ही प्लेन ये उड़ा, तुरंत पैलेस्तीन के 2 आतंकी उठते हैं, PFLP-EO, 2 जर्मन्स, और उसके बाद ये बोला जाता है द प्लेन हैज बीन हाई। यात्रियों की गिग्गी बन जाती है, कहता अब क्या करें, गए काम से, जाना था पेरिस, ले गए ये लीबिया। सबसे पहले हाईजैकर्स इसको लीबिया ले गए, बेंगाजी, क्योंकि लीबिया में भी आतंकी को पूरा सपोर्ट करता था मोहम्मद अल गद्दाफी, उसका राज था, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, लीबिया भी अफ्रीका में आता है। और वहां से फिर हम देखते हैं 7 घंटे वहां पे रहे। उस टाइम हाईजैकर्स ने एक फीमेल होस्टेज को रिलीज कर दिया जो प्रेग्नेंट थी, उसमें बोला कि मिसकैरेज हो गया है। फाइनली 3:15 बजे के करीब प्लेन बेंगाजी से उड़ता है और 24 घंटे में ये अगले दिन युगांडा पहुंचता है, ऑपरेशन एंटेबे एयरपोर्ट पे पहुंचता है। अब अगले दिन 28 तारीख को 3:15 बजे के करीब ये युगांडा से ये बेंगाजी से उड़ता है और ये युगांडा पहुंचता है। और यहां पे हाईजैकर्स कहते हैं
कि जो नॉन जूइश पैसेंजर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं जिनकी मौत हुई थी उनको ट्रिब्यूट देते हुए। प्लानिंग। प्रॉब्लम ये थी कि देशों ने अपने हाथ खींच लिए थे। इजराइल करे तो करे क्या? इजराइल ने सबसे गुहार लगाई। इजराइल ने ईदी आमीन के हाथ पांव जोड़े कि आप छोड़ दो, उनका क्या कसूर है, वो बेगुनाह है। ईदी आमीन ने बोला भाड़ में जाओ। डिप्लोमैटिक तरीके से गुहार लगाने की कोशिश की गई। अमेरिका को अप्रोच किया गया कि आप इजिप्ट के प्रेसिडेंट तक मैसेज पहुंचा दो, क्योंकि युगांडा, इजिप्ट, लीबिया की बहुत ज्यादा सुनता है और इजिप्ट ही ऐसा देश था, अनवर सादत इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जो काफी लिबरल थे, कि आप हॉस्टेजेस को रिलीज कर दो। लेकिन ईदी आमीन तो ईदी आमीन है। बड़ी दिक्कत हो गई। 1 जुलाई की डेडलाइन दी थी। हाईजैकर्स ने बोला था कि हमको $50 लाख चाहिए 1 जुलाई तक, तो अब इजरायली सरकार, वरना मारना शुरू कर देंगे। तो इजरायली गवर्नमेंट ने फाइनली ये सोचा कि चलो हम, अब जब कोई रास्ता नहीं है, दुनिया ने हाथ खींच लिए हैं, अफ्रीकन देश हमारी मदद करने नहीं वाले, तो अब एक काम करते हैं, हम हाईजैकर से ही नेगोशिएट करते हैं। यानी कि हाईजैकर से नेगोशिएट मतलब क्या है? आप हार गए, आप हार गए। लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय के, प्राइम मिनिस्टर थे यित्ज़हाक राबिन, और जो डिफेंस मिनिस्टर थे शिमोन पियर्स, उन्होंने बोला नहीं, कोई बात नहीं, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, ऐसी की तैसी करेंगे, अब रुको। हमारे यहां से सोल्जर्स जाएंगे, युगांडा में जाएंगे, युगांडा से वापस लेके आएंगे, ऑपरेशन करेंगे। पागल लागल हो गया क्या? यहां से युगांडा जाना, युगांडन एयरपोर्ट पे उतरना जहां पे इतनी सारी सिक्योरिटी होगी, उसके बाद होस्टेजेस को वापस बैठा के लेके आना, ये ना हमसे ना हो पाई, हम तो ना कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं करेंगे। ठीक है, प्लानिंग शुरू होती है, पूरी की पूरी प्लानिंग शुरू होती है। दोस्तों ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। पहली बात तो ये है, ये एयर फ्रांस, ठीक है, ये एयर फ्रांस का प्लेन था, मतलब एयर फ्रांस का है, उस समय का नहीं। पहली बात तो ये है कि आपको बहुत ही जल्दी ये ऑपरेशन कंप्लीट करना था। 1 घंटे का खाली समय था, क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आप लैंड करोगे उस समय तुरंत मैसेज नहीं जाता था। प्लेन लैंड किया, युगांडन अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर युगांडन अथॉरिटीज दूसरे को इंफॉर्म करेगी, प्लेन लैंड किया, फिर तीसरे, तो चेन क्रिएट हो जाएगी। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि टाइम मिल जाएगा इजरायली फोर्सेस को। लेकिन जब कैलकुलेट किया तो टाइम खाली 1 घंटा था। 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा काम करना था, और ये पूरा काम करने के लिए बेस्ट ऑफिसर्स चुने गए। गलती की गुंजाइश थी नहीं, गलती तो मौत, समझे आप? 3 टीम बनाई गई। इजराइल एक पूरी टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें, मैं एक मिनट फिर से कर देता हूं, एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसमें सबसे पहले ग्राउंड कमांड और कंट्रोल एलिमेंट था, जो ग्राउंड को देखेगा। ये स्मॉल ग्रुप था, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ओवरऑल ग्राउंड कमांडिंग पोजीशन ये देखेगा। तो दूसरा था असॉल्ट कमांडर्स, असॉल्ट एलिमेंट, ये सबसे मेन था। और असॉल्ट एलिमेंट के ही हेड थे योनाथन नेतन्याहू, जिनकी जान चली गई। फर्ज के लिए इन्होंने अपनी जान गंवा दी। टोटल 100 लोगों की टास्क फोर्स थी, जिसमें से छोटा सा ग्रुप ग्राउंड पे था, कंट्रोल कर रहा था ना, पूरा प्लेन में भी कुछ लोगों को रहना था ना। भाई देखो, ये जो ऑपरेशन है इसके लिए C-130 हरक्यूलिस को चुना गया था। अब ये बहुत बड़ा प्लेन था, ये बेसिकली कार्गो का प्लेन था। कार्गो का प्लेन इसलिए, आप एक प्लेन को ले जाओगे, उसमें 100 से ज्यादा यात्री है। ऐसे तो इजराइल अगर 1 to 1 होता तो इजराइल पूरे युगांडा को ही उड़ा देता, लेकिन यहां पे सिविलियंस है ना, तो आपको उन सिविलियंस को अपने प्लेन में बैठा के वापस लाना है। तो आप फाइटर जेट्स का यूज ही नहीं कर सकते थे, आपको नॉर्मल प्लेन ले जाना था, कार्गो प्लेन ले जाना था। तो ये C-130 हरक्यूलिस, अब ये बहुत भारी प्लेन था, लॉकहीड मार्टिन का है ये। और इसमें आप ये समझिए कि ये प्लेन इतना, इसको थोड़ा सा स्पीड पकड़ने में भी टाइम लगता था, और रेडार से बचते हुए जाना है आपको। तो इसीलिए ये सब कुछ इजराइल की फोर्सेस को ही करना था। तो असॉल्ट एलिमेंट में लगभग 29 लोग थे। लेफ्टिनेंट कर्नल योनाथन नेतन्याहू इसको लीड कर रहे थे। और आखिरी था सिक्योरिंग एलिमेंट। सिक्योरिंग एलिमेंट ये रनअवेज को सिक्योर करेगा, प्रोटेक्शन, जो हॉस्टेजेस हैं उनको सिक्योर करके लेके आएगा। यानी कि एक टीम प्लेन में वेट कर रही है, एक टीम असॉल्ट करेगी, और तीसरी और एक टीम जो है वो हॉस्टेजेस को सिक्योर करेगी। शानदार प्लानिंग। लेकिन पता था इजराइल को कि इतना आसान होने नहीं वाला है, क्योंकि ये प्लेन जाएगा, एक जगह रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी,
अफ्रीका की एक देश को तो मदद करनी ही पड़ेगी। अगर अफ्रीका, सारे देशों ने मना कर दिया था, लेकिन एक अफ्रीका का ऐसा देश था जिन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया। पता है वो कौन था? वो था केनिया। केनिया के जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर थे, ब्रूस मैकेंजी, उन्होंने ये बोला कि हम आपकी मदद करेंगे। और इजराइल का ये जो प्लेन था वो केनिया में उतरा, वहां पर रीफ्यूलिंग हुई। मोसाद को यहां पे इन्होंने जगह दी, और ये बहुत बड़ी बात है। अब शुरू होता है भैया ऑपरेशन। 4 जुलाई आ गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जिबूती से होते हुए अफ्रीकन रिफ्ट वैली से लेक विक्टोरिया पे पहुंचे। ठीक है, यहां पे दोस्तों ऐसा था कि सबसे पहले इस ऑपरेशन में, ये आप देख सकते हैं कैजुअलिटीज, सबसे पहले इस ऑपरेशन में ये था कि मर्सिडीज लेके जाएंगे। देखिए, मर्सिडीज को, इस कार को इस ऑपरेशन में यूज किया गया था कि इस C-130 हरक्यूलिस में मर्सिडीज रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय युगांडन के बड़े बड़े लोगों के पास मर्सिडीज होती थी। इनफैक्ट इदी अमीन के पास भी मर्सिडीज थी। तो जैसे ही हम लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे, पहले मर्सिडीज आएगी। अब मर्सिडीज से ये लगेगा युगांडन अथॉरिटीज को कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ा युगांडा का ऑफिशियल है, तो क्या दिक्कत है, इसको आने दो। तो ऑपरेशन दोस्तों रात में शुरू होता है ये, और 11 बजे एंटेप एयरपोर्ट पे इजरायली फोर्सेस लैंड होती हैं। ब्लैक मर्सिडीज, तीनों यूनिट तैयार, और युगांडा पे भयानक तैनाती गार्ड्स की। युगांडा पे इतने सारे लोग, ऊपर से आतंकी, ऊपर से इदी अमीन की परिंदा भी पर नहीं मार सकता, भून देंगे। तो ब्लैक मर्सिडीज, जैसे ही ये प्लेन जो है वो रनवे पे लैंड होता है रात 11 बजे, तुरंत ब्लैक मर्सिडीज निकलती है। अब युगांडन कंफ्यूज, और यही वही हुआ इजराइल ने जो सोचा था। तुरंत युगांडन अथॉरिटीज ने अपने हायर ऑफिशियल को इन्फॉर्म किया कि कुछ हो रहा है। उन्होंने फिर आगे इसको मैसेज को कन्वे किया, फिर आगे ये चेन स्टार्ट हो गई। यानी कि 1 घंटा इजराइल के पास था ये ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए। तो अब ये लगा कि ये तो इदी अमीन का व्हीकल है, तो इदी अमीन का व्हीकल है भैया, आन दो, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी पॉइंट्स को बाईपास करते हुए ये आगे बढ़े। C-130 जैसे ही लिया, इजराइल की जैसे ही लैंड के, इजराइल की असॉल्ट टीम तैयार थी, और इन्होंने इस मर्सिडीज को, मर्सिडीज के अंदर कौन था? सिक्योरिटी फोर्सेस। ये व्हीकल को ले गए टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ, जैसे आमीन ले जाता था। पूरी की पूरी तैयारी कर ली थी। प्लेन लैंड हुआ, उसमें से मर्सिडीज निकली, मर्सिडीज में से थी असॉल्ट टीम मेंबर्स। भाई 2-4-5 मेंबर रहेंगे ताकि अंदर मार गिरे। और जैसे ही ये टर्मिनल पे पहुंचे, 2 युगांडन ने ये बता दिया कुछ गड़बड़ है। तुरंत ये पता चला कि अदी अमीन ने तो ब्लैक मर्सिडीज परचेज ही नहीं की है, उसने तो भी व्हाइट मर्सिडीज खरीदी है। रोको रोको, वो लोग रुके नहीं। कमांडोज ने फायर ओपन कर दिया। कमांडोज ने फायर ओपन कर दिया, और उसके बाद असॉल्ट टीम निकली और ऐसे बैंड बजाई युगांडन्स की, एक के बाद एक धड़ाधड़ युगांडन्स को साफ करना शुरू किया। अब जाना आपको अंदर है, जाना आपको अंदर है, वो भी बहुत जल्दी, वरना लेट हो जाएगा। यहां पे सब कुछ हुआ था, ये देख रहे हो ना रनवे एंटेब एयरपोर्ट का। तो के अंदर सारे जितने भी हॉस्टेजेस थे, उन्होंने बोला स्टे डाउन, उनको बोला स्टे डाउन, नीचे बैठो। फिर इजरायली फोर्सेज जो हैं और युगांडन फोर्सेज जो हैं वो आमने सामने, इधर से फायरिंग हो रही है, उधर से फायरिंग हो रही है। लेकिन इजरायली फोर्सेज बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल थी, उन्होंने पूरी सेना को ही साफ कर दिया जो थे। और यहां पे बैकअप आने में भी टाइम लग गया। टोटल 1 घंटे का टाइम दिया था। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इस ऑपरेशन को खत्म करना था। इजराइल ने इसको खाली 59 मिनट्स में कंडक्ट करके वापस आ गई है। जितने भी हॉस्टेजेस थे उनको छुड़ा लिया गया। भाई युगांडा 4000 किलोमीटर दूर है इजराइल से, ठीक है, बहुत दूर, एकदम बीच में पड़ता है ना। 1 हफ्ते की प्लानिंग हुई थी, और 1 घंटे के अंदर अंदर 59 मिनट्स में 102 हॉस्टेज को इन्होंने बचा लिया। 4 की मौत हो गई थी, मतलब 3 हॉस्टेज मर गए थे, और 5 इजरायली कमांडो जो हैं वो घायल हो गए थे। और सबसे दुखद बात है कि लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडर योनाथन नेतन्याहू की इसमें मौत हो गई थी। सारे के सारे हाईजैकर्स, खाली खैर इसमें हाईजैकर्स तो ज्यादा थे नहीं, वो मर गए। 45 युगांडन सोल्जर्स को मार गिराया। MiG-17, MiG-21 जो युगांडा का एयरफोर्स था, धनाधन कवर खत्म कर दिया, उसको उड़ा डाला।
पूरी एयरफोर्स को तहस नहस कर दिया, एयरपोर्ट को। यहां पे युगांडा को समझ ही नहीं आया कि भैया कहां से ये सब आ गया है। घर में घुस के इदी अमीन के ऐसा असॉल्ट किया और वापस ले आए इजराइल के लोगों को, बंधकों को। यह था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अब जब इदी अमीन को पता चला, भैया काम तमाम करके वापस इजराइल चले गए, इजरायली बहुत ज्यादा खुश। अब जब इदी अमीन को पता चला इसने हमारे साथ यह कर दिया है, दिमाग खराब हो गया इदी अमीन का। जितने भी केनियंस रहते हैं उनको खत्म कर दो। 248 केनियंस को मरवा दिया। जो केनिया के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे मैकेंजी, उन्होंने मदद की थी, उनका प्लेन बॉम्ब छोड़वा दिया। समझ रहे हैं? और इजराइल की जो रेड हुई थी, जो इजराइल ने रेड की, इसको कंडेम किया। वाह भाई वाह, अगर ऐसा ही था तो छोड़ देते। सिक्योरिटी काउंसिल ने बिल्कुल मना कर दिया, हम कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, हम इजराइल को बिल्कुल कंडेम नहीं करेंगे। जो हुआ सही हुआ, इन बिटवीन द लाइंस आप यही समझ सकते हैं। यह चीज थी। अमेरिका ने हाईली ट्रेन्ड रेस्क्यू टीम्स इसके बाद बनाई कि आगे आने वाले समय में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक ऐसे ही ऑपरेशन ईगल था, ईगल क्लॉ, जिसमें 53 अमेरिकन एम्बेसी पर्सनल को होस्टेज बना लिया था। ईरान होस्टेज क्राइसिस, क्या आप चाहते हैं मैं इस पे लेक्चर बनाऊं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये लेक्चर था। और ये देखो यार, जब ये लोग आए वापस, इतना ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था कि क्या बताएं। हर कोई बहुत ज्यादा खुश। वीरता की कहानी है भाई, वीरता की कहानी। ये कहानी वाकई में रोंगटे खड़े करती है और ये सच्ची कहानी है। इस पे बहुत सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।